सभी को नमस्कार। आज सोर्स एज लॉ के रूप में हमारा टॉपिक रहेगा लेजिस्लेशन, विधायन के बारे में। हम रूढ़ी पढ़ चुके हैं। दूसरा आज का टॉपिक है लेजिस्लेशन यानी कि विधान। विधि के सोर्स के रूप में विधान की हम बात करें तो विधान बहुत ही महत्व रखता है। उसको सर्वाधिक महत्व प्राप्त है विधान को। विधान को सर्वाधिक महत्व प्राप्त होने के क्या कारण हैं? पहला कारण यह है कि वर्तमान में जो राज्य व्यवस्था है विश्व विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि को ही कानून के रूप में क्या करती है? स्वीकार करती है। यदि हम आज की परिप्रेक्ष्य की बात करें तो कानून कौन बनाता है? विधानमंडल द्वारा ही निर्मित विधि बनती है और उसको ही कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसे राज्य की संप्रभु शक्ति का बल प्राप्त होता है। पहला कारण क्लियर हो गया कि वर्तमान की जो राज्य व्यवस्था है, विधान क्यों इम्पोर्टेंट है कि विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधि को ही कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इससे राज्य की संप्रभु शक्ति का क्या होता है? उसे बल प्राप्त होता है। पहला कारण विधान को अधिक महत्व प्राप्त होने का कारण। दूसरा कारण क्या है? विधानमंडल नियम बनाता है तो विधानमंडल के अंतर्गत जो निर्मित विधि बनाने वाले वो कौन होते हैं? जनप्रतिनिधि होने के कारण इनके द्वारा जो भी विधि पारित की जाती है उनको लोकमत का समर्थन प्राप्त होता है। क्या होगा कि विधानमंडल के सदस्य कौन होते हैं? जनप्रतिनिधि होने के कारण इनके द्वारा पारित विधि को लोकमत का समर्थन प्राप्त रहता है। तो ये दो कारण होते हैं जिनके कारण विधान अधिक महत्व प्राप्त करता है कि विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि को कानून के रूप में स्वीकार किया जाना, और दूसरा कि जो भी विधानमंडल के सदस्य हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं, इनके द्वारा पारित विधि को लोकमत का समर्थन प्राप्त होता है। डायस एंड जो हुज जुरिस्ट हैं उन्होंने अपने जुरिस्प्रूडेंस नामक जो भी लेजिस्लेशन शब्द की व्याख्या करते हैं उन्होंने क्या कहा है कि किसी ऑथोरिटेटिव जो शक्ति है और किसी प्राधिकारिक जो शक्ति है उसके द्वारा विधि को सोच विचार कर, सोच समझ कर, एक डिस्कशन करके एक निर्धारित ढांचे में डालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विधान कहते हैं। क्या हो गया कि एक ऑथोरिटेटिव पावर है वह क्या कर रही है? विधि को डिस्कशन कर रही है, उसका मंथन कर रही है और एक निर्धारित ढांचे में जब डाल देती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विधान कहते हैं। तो विधान का मीनिंग क्या है हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ में हम ये भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि विधायन रूढ़ि व पूर्व निर्णय से सर्वोपरि है, समझाइए। तो विधि के सोर्स का सामान्य अर्थ क्या होता है? विधि के उद्गम से होता है, हम पढ़ चुके हैं। डेल विक्यो की हम बात करें कि विधि के स्रोत का मूल आधार क्या है? मनुष्य का जो स्वभाव है उसमें इनहेरेंट है। सामान्य जो सोर्स बताए हम पढ़ चुके हैं। औपचारिक सोर्स यानी कि जिनसे विधि अपनी शक्ति या वैधता प्राप्त करती है। तात्विक सोर्स इसके अंतर्गत जिससे विधिक विषयक सामग्री प्राप्त होती है, जैसे कि हिस्टोरिकल सोर्सेज है, लीगल सोर्सेज है, लेजिस्लेशन है, जुडिशियल प्रेसिडेंट है, कस्टमरी लॉ या कन्वेंशनल लॉ है। तो इस प्रकार विधि के सोर्स से तात्पर्य क्या हो गया? उन साधनों से है जिनसे विधि की विषय वस्तु प्राप्त की जाती है। लेकिन आधुनिक काल में यदि विधान विधि को सर्वाधिक महत्व प्राप्त हो गया है, प्राप्त करने के दो कारण हम पढ़ चुके हैं कि वर्तमान राज्य व्यवस्था में विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधि को ही कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है और विधानमंडल के सदस्य जनप्रतिनिधि होने के कारण इनको लोकमत का समर्थन प्राप्त होता है। विधि के सोर्स के हमने रूढ़ी पढ़ चुके हैं। तो रूढ़ी क्या होती है? रूढ़ी जो प्रथा है लोगों की व्यवहार का द्योतक है। हरिप्रसाद जो शिवदयाल की हम बात करें तो उन्होंने बताया कि प्रिवी काउंसिल की जो जुडिशियल कमेटी ने भी प्रथा को परिवार या क्षेत्र विशेष से परंपरा रूप से शक्ति प्राप्त बताया है। हॉल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो सामान्य परिभाषा में मैंने पहली क्लास में बताया था आपको कि कस्टम क्या है। यदि आपको एक लाइन में पूछा जाए तो समान परिस्थितियों में मनुष्य के आचरण की एकरूपता तथा उसका बाध्यकारी होना ही क्या अनुशीलन जो उनके परस्पर सहवार को नियंत्रित करता है प्रथा कहलाती है। कार्टर ने कहा है कि समान परिस्थितियों में समस्त व्यक्ति के कार्य की एकरूपता को रूढ़ी कहते हैं। तो रूढ़ी क्या है? आचरण का नियम है जो लंबे समय से चल रहा है और आबद्धकारी बन गया है। हमें तुलना किसी करनी? जुडिशियल प्रेसिडेंट हम जब अगला टॉपिक लेंगे वो प्रेसिडेंट ही है। इसका एक सामान्य अर्थ भी समझ लिया जाए कि विधि के स्रोत के रूप में पूर्ण निर्णय का भी महत्व। पूर्ण निर्णय होता क्या है? पूर्ण निर्णय का मीनिंग है कोई एक ऐसा सेट पैटर्न, एक ऐसा सुनिश्चित प्रतिमान जिसके आधार पर लोग अपना भावी आचरण निर्धारित कर सके। यदि हम बात करें फॉर एग्जाम्पल यदि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत यानी कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या होगा? भविष्य में यदि ऐसी कोई भी बात आती है तो
आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को क्या माना जाएगा, पूर्व निर्णय के रूप में माना जाएगा, जिसके आधार पर अपने जो भी भावी आचरण निर्धारित किया जा सके, भूतकालीन निर्णयों को मार्गदर्शक के रूप में आगे निर्णयों में लागू किया जा सके। तो वो क्या होता है, पूर्व निर्णय कहता है कि जो न्यायाधीश द्वारा दिया गया ऐसा निर्णय जिनमें विधि का कोई सिद्धांत होता है। हम पढ़ेंगे, इसमें 2 सिद्धांत आएंगे, रेटियो डिसिडेंसी और ऑबिटर डिक्टा। अभी के लिए इतना है कि न्यायाधीश ने कोई भी ऐसा जो भी वाद आया है उसके अंतर्गत कोई सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया है, वो क्या रहेगा, भविष्य में सभी निर्णयों के प्रति लागू रहेगा जब तक कि उसको उलट नहीं दिया जाता है। जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में आता है, में क्या आता है, भविष्य लक्ष्य प्रत्यादेश का सिद्धांत। तो ऐसे ऐसे कुछ सिद्धांत जारी कर देता है तो वो पूर्ण निर्णय बन जाते हैं। अब हम बात करें लेजिस्लेशन की। विधान जो शब्द है अंग्रेजी भाषा में लेजिस्लेशन कहते हैं, जो 2 शब्दों के संयोग से बना है, लेजिस प्लस लेसियो। ये दोनों वर्ड कहाँ हैं, लेटिन के वर्ड है। तो लेजिस का मीनिंग होता है विधि और लेसियो का अर्थ होता है प्रस्थापना, यानी कि विधि की प्रस्थापना करना, विधि का सृजन करना, विधि का निर्माण करना। अब हम बात करें कि इंग्लैंड में भी विधान शब्दों को 2 अर्थों में प्रयुक्त किया गया है, लेकिन इंग्लैंड के अंतर्गत क्या है कि उसके अंतर्गत 2 विधि निर्माण की जो प्रोसेस है, बनाने की जो प्रक्रिया है और उसके फलस्वरूप तैयार हुई विधि है, दोनों को विधान कहा जाता है। सामान्य अर्थ में तो क्या होगा, विधि का प्रस्थापना निर्माण करना। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें इंग्लैंड के बारे में तो उसमें विधि निर्माण की जो प्रोसेस है और प्रोसेस के फलस्वरूप जो भी तैयार हुई विधि है, दोनों ही विधान की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करें कि बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल की तथा अन्य विधि शास्त्री वह क्या कहते हैं कि विधि का निर्माण किसी भी प्रकार से होता है तो वह क्या माना जाता है, विधान माना जाता है, कि किसी भी प्रकार के विधि निर्माण को विधान कहते हैं। इसके अंतर्गत समस्त विधियों का समावेश होता है जिनके द्वारा कानून का निर्माण होता है, वह प्रख्यापित की जाती है, तो सभी क्या आएंगे, विधान की श्रेणी में आएंगी। अब हम बात करें सामंड की, तो सामंड ने जो अपनी परिभाषा है 3 रूपों में प्रकट की है। सबसे पहले वो कहता है कि विधान क्या है, विधि का वह भाव है जो शक्तिप्रदक जो भी प्राधिकारी है, जो भी सॉवरेनिटी है, जो अथॉरिटी है, उसके क्या है, विधिक नियमों की घोषणा में सन्निहित है। और ये सिद्धांतों का ऐसा वर्णन होता है जो उन्हें विधि का बल प्रदान करता है, यानी कि जो शक्तिप्रदक प्राधिकारी है, जो सॉवरन है, उसने कोई भी जो रूल है उसने क्या किया, उसका डिक्लेरेशन किया है, तो वो डिक्लेरेशन क्या कहलाएगा, विधान कहलाएगा, क्योंकि वह उसे विधि का बल प्रदान करता है। अब हम सामंड की परिभाषा कुछ व्यापक अर्थ में भी कर सकते हैं। 3 अर्थों में सामंड ने अपने इस विधान शब्द का यूज किया है। पहले हम बात करें संकीर्ण या नपे तुले अर्थों में विधान का मीनिंग क्या हो गया, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिक नियमों की घोषणा में सन्निहित होता है। व्यापक अर्थ में क्या दे रहा है सामंड के अनुसार, कि जिसमें विधि निर्माण की समस्त पद्धतियां शामिल हैं, सभी मेथड शामिल है, चाहे विधि को निर्मित करना हो, चाहे परिवर्तित करना हो, चाहे उसको अमेंड करना हो, जो भी कार्य किए जाते हैं उसके लिए वे सभी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के कार्य ही माने जाते हैं। और इस अर्थ में इसने विधान को 2 भागों में भी विभाजित किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन, यानी कि लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी घोषित विधि है वो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट लेजिस्लेशन। और अप्रत्यक्ष विधान के अंतर्गत वे समस्त प्रोसेस आ जाएगी, सारी प्रोसीजर आ जाएगी जिनसे विधि का निर्माण हुआ है। फिर तृतीय अर्थ में वो क्या कहता है कि विधान के अंतर्गत विधानमंडल की इच्छा की प्रत्येक अभिव्यक्ति भी शामिल है, चाहे इस इच्छा के द्वारा विधि के नियमों का चाहे निर्माण हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन वह भी विधान की श्रेणी में आएगा, कि संसद के प्रत्येक अधिनियम को विधान की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि उसका कार्य नियम बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके जो सारे कार्य हैं वह विधान शब्द में सम्मिलित किए जाते हैं। तो सामंड ने एक अपनी जो परिभाषा है व्यापक अर्थ में दी है। फिर हम बात करते हैं ग्रे की जो परिभाषा है आज के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही सरल शब्दों में दी गई है, कि राज्य के व्यवस्थापिका अंग की जो औपचारिक घोषणाएं हैं उनको क्या कहते हैं, विधान कहते हैं। कि जो सामंड की जो तुलना है उससे ज़्यादा स्पष्ट प्रसिद्ध होती है, क्योंकि औपचारिक घोषणाएं तथा जो व्यवस्थापिक अंग है विधान को विधि के अन्य स्रोतों से क्या करते हैं, भिन्न प्रमाणित करते हैं। ग्रे की परिभाषा सटीक लगती है। अब हम बात करें ऑस्टिन ने अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं इसके बारे में, तो ऑस्टिन ने व्यक्त किया है कि ऐसे सारे लेजिस्लेटिव एक्शंस यानी कि वैधानिक कर्तव्य जिनके परिणाम स्वरूप विधि सृजन हो रही है, बन रही है,
उसमें अमेंडमेंट हो रहा है, संशोधन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, कोई नया उपबंध जोड़ा जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सारे काम कहते हैं विधान के अंतर्गत आते हैं। इसका आशय है कि वैधानिक कृत्य के अभाव में कानून का निर्माण हो नहीं सकता। तो ऑस्टिन के अनुसार न्यायाधीशों द्वारा जो प्रतिपादित जो नए सिद्धांतों के आधार पर निर्मित विधि भी क्या होते हैं, उनके लेजिस्लेटिव अधिकार की गोतक है, वैधानिक अधिकार की गोतक है। न्यायिक अधिकार की यदि हम बात करें, न्यायाधीश भी निर्माण कर, जैसे PIL की बात करें तो PIL है जो न्यायाधीशों द्वारा दिया गया एक नियम है। तो न्यायाधीश भी क्या करते हैं, विधि की घोषणा करते हैं, विधि का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब है कि जो राष्ट्रकोपाउंड विधि के निर्माण में विधान को सबसे प्रबल और प्रमुख सोर्स भी माना गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्राचीन विधियों को निश्चित करने की और वर्तमान विधियों में संशोधन करने की इसको शक्ति प्राप्त होती है। विधान को यह शक्ति सिर्फ विधान को ही प्राप्त है, यह न तो रूढ़ि को प्राप्त है, न ही पूर्व निर्णय को प्राप्त है, ये शक्ति किसको प्राप्त है, विधान को ही प्राप्त है। तो राष्ट्रकोपाउंड ने विधि के 4 प्रमुख प्रयोजन बताए हैं विधान की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए। सबसे पहले कि विधि क्या कर सकती है कि न्याय व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करती है। सेकंड, समाज में स्थिरता लाना। थर्ड, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम स्वाधीनता सुनिश्चित करना तथा मानव की अधिकतम संतुष्टि। तो उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधि के निश्चित नियमों की आवश्यकता हुई, जिससे न्याय प्रशासन क्या कर सकते, सुगमता पूर्वक चल सके। यदि हम प्राचीनता की बात करें तो विधान जैसे कोई विधि निर्माण शक्ति अस्तित्व में नहीं थी। उस समय जो प्रथाएं हैं, जो थेमिस्ट की देवी है, न्याय की देवी, उनके आधार पर न्याय व्यवस्था संचालित होती थी। लेकिन समाज के विकास और प्रकृति के साथ साथ क्या अनुभव होने लगा कि अब कुछ ऐसी न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए अपर्याप्त हो रहे हैं। कस्टम है जो भी प्राकृतिक देवी के नियम है, क्योंकि इन्हें विधि को रूप ग्रहण करने में बहुत समय लगता था तथा कोई प्रथा विधि का नियम बन पाए या न पाए, यह सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार था। तो किसी कमी को दूर करने के लिए विधान की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो विधान क्या हो गया, एक ऐसा साधन हो गया, एक ऐसी की हो गई जो प्रथा तथा वो सामाजिक आवश्यकताओं या लोकमत के बीच के रिक्त स्थान की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। एडमंड जो बर्क हैं ज्यूरिस्ट, उन्होंने यहाँ तक कहा कि समाज में सुधार के लिए विधान ही क्या होता है, एक प्रभावी साधन है। क्योंकि प्रजातंत्र में जनता के अधिकार ही नहीं अपितु अधिक संपन्नता, अच्छे रहन सहन की जो सुविधाएं हैं सारी, वो क्या करते हैं, आकांक्षा रखते हैं। तो विधान का ही वो कार्य है कि वो जनता के लिए शांतिपूर्ण संपन्न जीवन सुनिश्चित करे तथा इसे आने वाली बाधाओं को ढूंढते हुए प्रगति का मार्ग सशक्त करे। भारत की हम बात करें तो विधान की बहुलता पर टिप्पणी लिखते हुए टोक्यो विलो जो ज्यूरिस्ट है, उन्होंने लिखा है कि प्रजातंत्र में विधान की बहुलता स्वाभाविक है, क्योंकि इससे राज्य व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, अधिक लोगों का कल्याण सुनिश्चित करता है। क्योंकि हमने जो भारत के संविधान के उद्देश्य का में जो तत्व रखे कि इनको हमें प्राप्त करना है, तो इसके लिए विधान क्या है, अपना महत्व स्थान रखता है। तो आज के लिए इतने, हम आगे पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रकार जो भी है विधान का अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू।